दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में आज का जो यह वीडियो जा रहा है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल कमजोर है। देखिए, खासकर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा जा रहा है यूपीडीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक बेहतरीन श्रृंखला हम आपके बीच में देने चल रहे हैं। देखिए, ल स तथा म स पर आधारित प्रश्न आपके बीच में होंगे। देखिए, मैं कहना चाहूंगा आज के सिर्फ एक वीडियो से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, और मैं दावा करता हूं कि 2 नंबर के क्वेश्चंस इस वीडियो से आएगा। आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो का नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, जब आपकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपादित होकर समाप्त हो जाएंगी, उस वक्त आप घर पहुंचकर मिलाइएगा, तो आप देखेंगे कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा सेम वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ चीजें आपके बीच में दी गई हैं। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक चीज आपको पता है, चैनल के माध्यम से लगातार जो है रिवीजन क्लासें आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, चाहे आपका मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, हर एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक मुहिम है, रिवीजन करवाना। ठीक है, अधिकतम हम प्रयास कर रहे हैं कि रिवीजन क्लासें आपको दे दी जाएं, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो वही सिलसिला इस वीडियो के माध्यम से चल रहा है। मैं निवेदन फिर से करूंगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता, प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहाँ से दी जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इसी तरह से वीडियो चलता रहेगा, आपको कहीं अगर छूट जाएगा तो आप इस भीड़ में पीछे रह जाएंगे। तो भीड़ में आगे चलने के लिए आपका फीडबैक मेरे लिए आवश्यक है। देख सकते हैं लिखा जा रहा है सबसे पहले ल स तथा म स पर आधारित प्रश्न। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दिया है। ठीक है, क्या आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, इस बात का अवगत मुझे आप करा दीजिएगा। वैसे मुझे जहां तक लगता है, मैंने सारे मेथड्स, चाहे आपके भाग विधि हो, चाहे गुणनखंड विधि हो, ठीक है, हर एक मेथड से मैंने आपको बता दिया था और आप उम्मीद करते हैं कि उसे सीख भी गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां देख सकते हैं एक शब्द आया है अभाज्य संख्या। हम किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी तरह से विभाजित हो, है ना। जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं अगर यही कहना चाह रहा हूं, आप किसी ऐसी संख्या को लीजिए जो सिर्फ अपने से विभाजित हो और जो है केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो। किसी अदर संख्या से अगर वो कट रही है तो वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आएगी। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या दो को दो के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित कर सकते हैं? नो, किसी संख्या से नहीं होगी। ठीक है, एक तो स्वयं से होगी, एक तो सिर्फ एक से होगी, है ना। तो इसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 हमारा है, क्या 3 को आप किसी स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से आप विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आगे कहा जा रहा है, जैसे यहां देख सकते हैं हमारा 5 है। हम 5 को अगर कहें आपसे, तो क्या 5 को स्वयं के और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वही संख्या हमारी 7 है, 7 को हम एक और स्वयं के अलावा किसी अदर संख्या से हम विभाजित नहीं कर सकते। गर्मी तगड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, बहरहाल छोड़िए, गर्मी तो है, वो तो चलता रहेगा, आपका ये परम कर्तव्य है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, क्या आपको अभाज्य संख्याएं समझ में आई कि नहीं आई? मुझे जहां तक लगता है कि आप एग्जाम्पल से ही समझ गए होंगे, परिभाषा की बात आप छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए, अगर आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो परिभाषा खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी है अभाज्य। ठीक है, सॉरी, अभाज्य तो हो गया, हमारा दूसरा बनता है भाज्य संख्या। भाई, ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रही है ना, लेकिन ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगी। ठीक है,
भाई अगर ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, तो ये इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, है ना। तो देखिए ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं अगर हम 4 की बात करें तो 4 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं और 4 से खुद कटेगा। ठीक है, 6 हमारा है, 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 1 तो 6 से कटेगा। ठीक है, 8 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर उसके बाद 4 से कटेगा, फिर उसके बाद 8 से कटेगा। 9 है, 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, है ना, और 1 तो स्वतः अपना 9 से खुद कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला यहाँ बचता है, कुछ नोट करके मैंने आपके बीच में दे रखा है, नोट को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। देखिएगा यहां आपसे नोट करके दिया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। देखिएगा आपसे कैसे पूछेगा, ये नहीं कहेगा कि जो है एक न तो भाज्य है और ना अभाज्य, ऐसे नहीं पूछेगा, एक है। ठीक है, अब यहां दे देगा एक भाज्य है, एक अभाज्य है, 2 ऑप्शन हो गया। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, मान लीजिए अगर इस तरह से ऑप्शन लिया तो यही आपका सही होगा, एक को छोड़ दे देगा, है ना। तो आप यही गलती करके चले आते हैं, छोटी छोटी गलतियां आपके एग्जाम में होती हैं, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। मैं दावा करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ये 3 लाइन से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बाकी अभी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उससे 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप देखिएगा जब आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी तो वहां पर आपका जो भी कॉन्सेप्ट है अगर यहाँ से आज क्लियर किए रहेंगे तो आने वाले समय में आपके काम आएगी, है ना। आगे यहाँ कहा जा रहा है, देख सकते हैं, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती है वो हमारी 1 होती है। ठीक है, डायरेक्टली आपसे इसी तरह से पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है ना। अगला क्वेश्चन, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पूछ लेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। यहाँ देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने लिख रखा है, ये तीनों लाइन से आपके एक क्वेश्चन बनेंगे, मैं दावा करता हूँ। ठीक है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि यार ताकि आप प्रेशर देकर पढ़ें। ठीक है, आपको लगे कि नहीं हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लस तथा मस पर आधारित प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ एक सूत्र लिख लीजिए। ठीक है, बिना सूत्र के आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सूत्र लिख लीजिए, लस गुणे मस या मस गुणे लस। ठीक है, मस गुणे लस। ठीक है, देखिएगा ये सूत्र है, हम मस को इधर कर देंगे, लस को इधर कर देंगे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना आपको आपत्ति होनी चाहिए, ये नियम हमारा कहता है। ठीक है, इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये सूत्र आप जब तक ये वीडियो चलेगा तब तक इसे आप यहाँ इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बताएंगे इसी पर आधारित आपको हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा सूत्र है मस गुणे लस इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब जैसे अगर मस ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आपको यहाँ मस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, लस इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। या तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा या दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इन्हीं चारों में से 3 चीजें दी रहेंगी, एक चीजों को आपको ज्ञात करना होगा। जैसे क्वेश्चन आपके बीच में स्क्रीनशॉट के तौर पर लगा होगा, अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा,
तो बेहतर यही है कि आप टेक्निकल के ज़माने में हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपके बीच में है। कहा जा रहा है कि हमारे सामने रखा है, ठीक है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मसा 11 है, ठीक है। दो संख्याओं का मसा हमारा 11 है, ठीक है। लसा हमारा कितना है? लसा हमारा है 693। यदि एक संख्या, ठीक है, यदि एक संख्या 97 है, यानी पहली संख्या 97 है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? आप इसी पर मान रख दीजिए, ठीक है। म स दिया है ना, ल स दिया हुआ है, और उसमें से पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपसे ज्ञात करने का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिर से देखिएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप रिपीट जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन एक आध दो बार पढ़ लीजिए, अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का म स 11 है तथा ल स 693 है। यदि एक संख्या आपकी 77 है तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी? चलिए सूत्र यहाँ लिखा गया है, सूत्र हम बार बार नहीं लिखेंगे, बट एक क्वेश्चन में लिख रहे हैं, ठीक है। पहली संख्या है गुणे, देखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। पहले देखिए एक चीज और मैं कहूंगा, चाहे आप इनको इधर लिख दीजिए, चाहे जहां है वहीं रहने दीजिए, आप इन्हें इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, हेरा फेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लस गुणे मस आपका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी पर आपको मान रखना है। तो मैंने कहा आपसे पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या यहां देख सकते हैं, एक संख्या आपकी 77 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहां मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया, और मसा आपका जो है देखिएगा, लसा आपका 693 है, ठीक है, लसा आपका 693 है, और मसा भैया आपका है 11 है, ठीक है। अब इन्हीं को आप रख कर सॉल्व कर दीजिए। हम यहाँ आप x कर दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ x कर दीजिए। अब इसी x को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू आप कर देंगे, यहाँ 693 है, 693 गुणे 11 बटे 77 कर देंगे। अब यहाँ आप काट दीजिए, 11 की 11, 11 सत्य 77 हो गया। फिर यहाँ आप काट दीजिए, 7 एक जो है 7 9 63 हो गया, ठीक है, 6 बचा, फिर 7 9 63, 99 आपका फाइनली आंसर बचेगा। अब यहाँ आपकी जो दूसरी संख्या आएगी, दूसरी संख्या आपकी क्या आ गई? आप कहेंगे 99 आ गई। यहाँ आप लिख सकते हैं आंसर बराबर, ठीक है, आंसर बराबर जो है 99, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं है? अब एक चीज मुझे बताएं, अगर ये क्वेश्चन इतना छोटा है, 2 लाइन का क्वेश्चन, अगर आपको 2 नंबर दे के जा रहा है, वो भी मैथमेटिक्स में, तो कहाँ जा रहा है? पूछने जा रहा है, ठीक है। तो इन्हें आप समझ जाइए। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों संख्याओं का मसा 10 है। यदि दोनों संख्याओं का तो दोनों संख्याओं का लसा आपको ज्ञात करना। यहाँ तो सिर्फ द्वितीय संख्या दी गई है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार अब ये कैसे होगा? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यानी जो पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इनकी जो गुणनफल है ये 1500 है, ठीक है। इन दोनों का मान हमारा 1500 आ रहा है। इससे हम इरेज करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यही हम सब बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमारा 1500 है, ठीक है, यहां हम 1500 रख दिए, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का मसा हमारा कितना है? 10 है, ठीक है। या मसा आप देख लीजिए 10 है आपका, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात आपको x यानी लसा ज्ञात करना है ना। तो अब आप करेंगे क्या?
आपको साधारण सा है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में आप यहाँ कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ x बराबर कर दीजिए 1500 बटे यहाँ 10 कर दीजिए, एक शून्य से काट दीजिए, यहाँ आपका 150, यही आपका लास्ट आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ आप आंसर लिख दीजिए। अब मुझे बता दें कि क्या इसमें कोई समस्या हुई कि नहीं हुई। आप ये फार्मूला हमेशा लिखेंगे। मैं तो एक ही बार लिखा हूँ, इसी पर सारे क्वेश्चंस को मैं हल कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप सारे क्वेश्चंस जब भी आएंगे, ठीक है, आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे जो है पहली संख्या, आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा गुणे महसा, ठीक है। तो पहली संख्या यानी दूसरी संख्या, इसी के नीचे आप 1500 लिख देंगे, और यहाँ म सा दिया गया है तो आप म सा लिख देंगे, ल सा निकालना है तो आप इसके नीचे x लिख देंगे। हम x को बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम x को बाहर करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला आएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, इसी को हम काट देंगे, ठीक है। 150, यहाँ एक जीरो इससे कट गया, फाइनली हमारा कितना आ रहा है, आप कहेंगे 150 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बाकी अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, इरेज कर रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आपके बीच में लग गया होगा, जैसा कि आप खुद पढ़ते हुए आगे चलिएगा। देखिए कहा जा रहा है दो संख्याओं का मसा 13 है, ठीक है। उनका लसा जो है 1989 है, उनमें से एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूला आपके बेस में लिखा गया है। आप कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मसा कितना है, 13 है। आप पहले यहाँ मसा के नीचे आप 13 लिख दीजिए, ठीक है। मसा हमारा 13 है, लसा कितना दिया जा रहा है, 1989 दिया जा रहा है, 1989 हमारा लसा दिया जा रहा है, ठीक है। और एक संख्या इसमें से 117 दी जा रही है, पहली संख्या आपकी 117 दी जा रही है, दूसरी संख्या आपको x यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब मुझे बताएं, अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको बताया कि दो संख्याओं का मसा 11 है, लसा 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या, जैसे यहाँ आपने ऊपर नीचे रख के सॉल्व किया था, सेम इसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। सेम इसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ये 1989 बड़ा आ गया है, अब आपको काटने पीटने में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसका निराकरण आपको स्वयं करना है, ठीक है। भाई आपके एग्जाम में कोई कट पिट करने तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब हम तो आएंगे नहीं कि चलिए हम आपको काट के बता देंगे, है ना। तो ये काटना पीटना, ये सॉल्व करना आपको करना होगा, है ना। अब हम कर देंगे, यहाँ x आप बाहर कर लीजिए, ठीक है, 1989 कर लीजिए, इज इक्वल टू 13 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आप 117 कर दीजिए, ठीक है। अब हम 13 से 117 को काट देंगे, 13 नवैया 13 एक के 13, 13 नवैया 117 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसे हम काटेंगे, 9 एक के 9, 9 दूनी 18 हो गया, एक बचा, ठीक है। फिर 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और यहाँ एक बचा, ठीक है। 221 आपका आंसर आ रहा है। जैसे चलिए ठीक है, आप इस तरह से नहीं हल कर पा रहे हैं, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे आप देख लीजिए, ये नीचे वाली संख्या जो है यहाँ ऊपर से किसी भी संख्या से कट रही, चलिए ठीक है, आप 13 से इसे न कटे, अगर इससे ये संख्या कट रही तो आप इन्हीं से काट दीजिए। ये कोई माने बात नहीं होती है कि हम इसी से काटेंगे, अगर इससे भी कट रहे तो आप इससे भी काट दीजिए। इससे हम देख लेते हैं, 3 छक 18, 3 से नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि लास्ट में, ठीक है, देख लीजिएगा, 3, हाँ 3 से कट जाएगा। देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 2 11, 3 9 27। अभी 3 से भी अगर हम काटेंगे ना तो सेम यही चीज़ें आएंगे। एक बार आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे 1989 है गुणे 13 है, लेकिन यार हमें एग्जाम में समय बचाना होता है, ठीक है, हमें वहाँ गणितज्ञ नहीं बनना है। हम 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक का 9 हमारा है, ठीक है, 3 9 27 है। देख लीजिए 3 छक 18 हमारा है, ठीक है, फिर 3 छक 18 हमारा, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, फिर आप काट दीजिए, 3 एक के 3,
जो है 3 तिरिक का 9 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एक के 3 हो गया, 221 बचा, ठीक है। अब इस 13 को इस 13 से काट दीजिए, ठीक है। क्या वही चीज़ें जो मैंने 121 यहाँ लाया है डायरेक्ट करके, ठीक है। तो 121 चाहे आप इस तरह से काटिए चाहे इस तरह से काटिए, बात हमारी एक ही होती है, ठीक है। लेकिन हमें परीक्षा पीरियड में हमें श्रीधर नहीं बनना है, श्रीधराचार्य ये सब नहीं बनना है। हमें सिर्फ अपने परीक्षा से मतलब है। 1 घंटे की परीक्षाएं होती हैं, अगर 1 घंटे में आप सॉल्व नहीं करते हैं तो मामला आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप उतना ही जानिए जितना आपके लिए बेस्ट हो, है ना, इसे हम एड्रेस करते हैं। चलिए, हमने दोनों मेथड्स आपको इसलिए बताया ताकि जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट्स हो रहा होगा कि यार अगर हम इस तरह से काटते तो हमें ज़्यादा समझ में आता, ठीक है, या इस तरह से काटते तो हो सकता है कुछ और आ जाए, इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। अगला स्क्रीनशॉट है, जैसा कि देख सकते हैं कहा जा रहा दो संख्याओं का मासा 15 है, ठीक है, तथा उनका गुणनफल जो है 90 है, उनका लसा क्या होगा, है ना। ये बीटीसी 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, देखिएगा थोड़ा सा इसमें आपको अंतर दिया गया है। दो संख्याओं का मासा 15 है, ठीक है, तथा उनका गुणनफल 90 है। यहाँ गुणनफल का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल देख लीजिएगा, फार्मूला यहाँ चेंज होगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, ठीक है। दो संख्याओं का मासा 15 है तथा उनका गुणनफल 90 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मासा गुणे लसा हम करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसी पर आप पूरा फार्मूले पर इसी पर रख दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। भाई गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल अगर हम कहें तो 90 दिया गया है, ठीक है। गुणनफल आपका 90 दिया गया है, देख लीजिएगा 90 है, ठीक है। अब यहाँ मस आपका 15 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ लस आपका x दिया गया है। हालांकि इस फार्मूले पर भी ये चीज़ें आ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ आप 900 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है कि 900 रहा होगा, नहीं तो अभी बहुत छोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आप x को इधर खींच लीजिए, ठीक है, आप x को इधर कर लीजिए, 900 आपका हो गया और नीचे यहाँ 15 हो गया, ठीक है। 15 एक 15 और 15 छक्का 90 और यहाँ 60 होगा, ठीक है। तो यही संख्या आपकी फाइनली आंसर आ जाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि अब आपका कोई भी डाउट्स इस वीडियो में नहीं रहा होगा। बहुत आराम से हम वीडियो को आपको देने का भी प्रयास कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, है ना। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आपका कहीं रह जाता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स यार हमेशा खुला है, आप अपनी बातों को हमसे कह सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ यहाँ से दी जाने वाली चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।